तो पिछले वीडियो में आपने बॉक्स 1 कंप्लीट कर लिया था। आज बारी है बॉक्स 2 की और बॉक्स 3 की। बट उससे पहले एक ऐसा पॉइंट डिस्कस करेंगे जिसमें हम सभी धोखा खा जाते हैं, और धोखा ऐसा है कि कभी कभी ब्लंडर बन जाता है। देखिए, बॉक्स 2 पास्ट सिंपल टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। लिखता था, लिखा, लिखा था, ये इसका सेंस हिंदी में निकलता है। मैंने चाय पी, मैंने चाय पी थी, ये पास्ट सिंपल है। लेकिन इसी से मिलते जुलते कुछ हिंदी सेंटेंसेस होते हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं। जैसे कि मैंने चाय पी ली है, मैं चाय पी चुका हूँ, मैं चाय पी चुका था, मैंने चाय पी लिया था। इसको इंग्लिश में बोलते हुए हम कभी कभी गलती कर जाते हैं। तो देखिए, सेंटेंस को देख करके पहचानने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेकिन मैं बताता हूँ आपको ट्रिक। और ट्रिक यहाँ पर है सेंस को समझना। अगर कोई कह रहा है मैंने चाय पी, मैंने चाय पी थी, तो ये पास्ट सिंपल है, पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन अगर कोई बोले मैं चाय पी चुका था, मैंने चाय पी लिया था, तो ये पास्ट परफेक्ट होगा। यहाँ पर दूसरे काम से दूर दूर तक कोई टच नहीं होता। मैंने चाय पी, मैंने चाय पी थी, दूर दूर तक किसी दूसरे काम से लिंक नहीं है, अभी भी उस घटना से जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो वर्ब है, ये जो क्रिया है, इसने अपने परफेक्शन को पा लिया है, कंप्लीशन को पा लिया है। चाय पी लिया था का मतलब चाय पीने का काम फिनिश, चाय पी चुका था मतलब चाय पीने का काम फिनिश। लेकिन मैंने चाय पी थी, इस काम से अभी भी जुड़ाव बना हुआ है। और ये मैंने चाय पी ली है, मैं चाय पी चुका हूँ, यहाँ पर भी काम फिनिश हो चुका है और दूसरा काम करने के लिए रेडी है। और अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन बाकी है तो इन्हीं सेंटेंसेस को एक नए अंदाज में सुनिए। मुझे चाय मिली, मैंने चाय पी, मुझे चाय मिली, मैंने चाय पी ली है, मैं चाय पी चुका हूँ, अब बोलो कहाँ चलना है। मुझे चाय मिली, मैं चाय पी चुका था, मैंने चाय पी लिया था, तभी गुप्ता जी आ गए। तो आप देख रहे हैं कि कैसे वर्ब यहाँ पर ठहर गई है, यहाँ पर वर्ब का कंप्लीशन हो गया है, बंदा मूव ऑन के लिए तैयार है, और यहाँ पर तो इस वर्ब से पीछा ही छूट गया। तो जब ऐसे सेंस के साथ हम सेंटेंसेस बोलते हैं तो हमें टेंस का कंफ्यूजन नहीं होता। पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो अब बात करेंगे बॉक्स 2 की। देखिए, पास्ट सिंपल के बारे में मैंने बताया था, कसम खा लीजिए हेल्पिंग वर्ब डिड, इसे नहीं भूलना है। इसे भूलेंगे कब? तब जब ये आएगा ही नहीं। और तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? सेकंड फॉर्म हो जाएगी। तो जब डिड नहीं आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म हो जाएगी। अदरवाइज पूरे पास्ट सिंपल में अभी आप देखेंगे सारे के सारे सेंटेंसेस में डिड आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो सबसे पहले देखिए, पॉजिटिव का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो डिड वहां पर नहीं आता, तो ये बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट से। तो राम आगरा गया, ऐसे सेंटेंसेस करने के लिए हम नहीं बैठे हैं। ये स्पोकन इंग्लिश कोर्स है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि रोज आप यहाँ से 10-15 नई बातें सीख कर जाएं। तो पहला सेंटेंस है, उसने पीएम की हत्या कर दी। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? उसने। उसने का मतलब सब्जेक्ट क्या है? ही। अब सब्जेक्ट के बाद क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो पहले तो पता लगाइए कि वर्ब क्या है। हत्या करना। हत्या करना की इंग्लिश होती है किल, हत्या करना की इंग्लिश होती है मर्डर। मगर इन दोनों में से यहाँ कोई नहीं आएगा, तो फिर क्या आएगा? देखिए, किसी सेलिब्रिटी की हत्या करना, किसी चर्चित हस्ती की हत्या करना, इसके लिए इंग्लिश वर्ड है असैसिनेट। असैसिनेट एक वर्ब है, इसका मतलब होता है राजनीतिक कारणों से किसी की हत्या करना या फिर किसी चर्चित हस्ती की हत्या करना। तो ही असैसिनेट। अब इसकी सेकंड फॉर्म, तो असैसिनेट की सेकंड फॉर्म होती है असैसिनेटेड द पीएम। He assassinated the PM. उसने पीएम की हत्या कर दी। अब देखिए, ये assassinate एक वर्ब है और ये एक नाउन से बना है, और ये नाउन है assassination। assassination नाउन। तो राजनीतिक कारणों से किसी की हत्या करना, किसी चर्चित हस्ती की हत्या करना, इसके लिए किल या मर्डर की जगह आता है assassination। इसकी स्पेलिंग ना याद हो रही हो तो देखिए,
एस माने गधा, उसके पीछे एक और एस माने गधा, फिर आई माने मैं और उसके पीछे पूरा नेशन। तो हंसते खेलते आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसने मुझे जोर का थप्पड़ मारा। अगेन हमारा सब्जेक्ट क्या है? ही। अब देखिए वर्ब पे ध्यान देना है और वर्ब है जोर का थप्पड़ मारना। इनफैक्ट किसी को जोर का थप्पड़ मारना, इसकी इंग्लिश इस वर्ब को ऐसे लिखते हैं, गिव somebody a टाइट स्लैप। स्लैप माने थप्पड़, टाइट स्लैप यानी जोर का थप्पड़। गिव somebody a टाइट स्लैप, किसी को जोर का थप्पड़ मारना। तो यहाँ पर गिव का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? गिव। somebody का मतलब हमारा ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट मुझे है तो मी लिखेंगे। ये थप्पड़ ही को पड़ता तो यहाँ पर ही माता, शी को पड़ता तो हर आता, ये थप्पड़ दे को पड़ता तो यहाँ पर दे माता। ये ऑब्जेक्टिव केस होता है। He gave me a tight slap। अब देखिए आपने ये दोनों सेंटेंसेस कर लिए और आपके बिना पूछे ही मैं आपका एक कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। दरअसल वर्ब की जब सेकंड फॉर्म बनती है तो ये देखा जाता है कि वर्ब रेगुलर वर्ब है या फिर इर्रेगुलर वर्ब है। रेगुलर वर्ब को वीक वर्ब भी कहते हैं। ये वीक वर्ब क्या होती है? जैसे प्ले है, प्ले में हमने ईडी लगाया, सेकंड फॉर्म मिल गया। इसी ईडी से हमें थर्ड फॉर्म मिल गया। इसी तरह एक वर्ड होता है बिसीच। बिसीच का मतलब होता है गिड़गिड़ाना, इसमें हमने ईडी लगाया, सेकंड फॉर्म मिल गया। इसी ईडी से हमें थर्ड फॉर्म मिल गया। तो ये वीक वर्ब होती हैं, इनके फर्स्ट फॉर्म में एक सर्टेन चेंज करते ही हमें सेकंड और थर्ड फॉर्म मिल जाती है। लेकिन कुछ वर्ब्स होती हैं जिनकी फर्स्ट फॉर्म से कोई मतलब नहीं होता, उनकी सेकंड फॉर्म डिफरेंट और थर्ड फॉर्म डिफरेंट होती है। तो ऐसी वर्ब को स्ट्रॉन्ग वर्ब भी कहते हैं, इर्रेगुलर वर्ब्स भी कहते हैं। गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम, कट, 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 ये सब इर्रेगुलर वर्ब है। ये फर्स्ट फॉर्म में फेर बदल करके सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं मिल पाता, ऐसी वर्ब को स्ट्रॉन्ग वर्ब या इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला सेंटेंस हुआ उसमें ये वीक वर्ब थी और नेक्स्ट में ये स्ट्रॉन्ग वर्ब थी। तो हैबिट के साथ ही इस तरह की चीज़ें हमारे लिए हैंडी हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे नेगेटिव की। नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट है, डिड नॉट है। मैंने पहले भी बोला था, जैसे ही डिड की एंट्री होती है पूरे पास्ट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही छाया रहता है। सब्जेक्ट, डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। और ये सेंटेंस है, मेरे पापा ने मेरा नाम रावण नहीं रखा। इसमें सब्जेक्ट क्या है? मेरे पापा, माई फादर। अब फिर से वो गलती मत करना, ने की इंग्लिश, मेरा की इंग्लिश, रावण की इंग्लिश, ये गलती मत करना। इंग्लिश को इंग्लिश में ही सीखना है, हिंदी तो बस एक जरिया है। तो सब्जेक्ट है मेरे पापा, माई फादर। डिड नॉट, आंख मूंद के लगा दीजिए डिड नॉट, क्योंकि पास्ट सिंपल का नेगेटिव चल रहा है। माई फादर डिड नॉट। अब देखिए वर्ब, किसी का कोई नाम रखना। किसी का कोई नाम रखना, इसकी इंग्लिश होती है नेम समबडी समथिंग। नेम समबडी समथिंग, किसी का कोई नाम रखना। तो इस सेंटेंस में देखिए, क्योंकि डिड नॉट है तो नेम नेम ही रहेगा फर्स्ट फॉर्म। समबडी की जगह क्या लगाएंगे? मी। और जो नाम रखा जा रहा है, फिलहाल यहाँ तो नहीं रखा गया, रावण। माई फादर डिड नॉट नेम मी रावण। नेक्स्ट है, मैंने आंख नहीं झपकाई। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? आई। डिड नॉट आंख मूंद के लगाइए। और आंख झपकाना, आंख झपकाना की इंग्लिश होती है ब्लिंक। आई डिड नॉट ब्लिंक। अब आंख झपकाना की इंग्लिश जान लिया है तो आंख मारना की इंग्लिश भी जान लीजिए। आंख मारना की इंग्लिश होती है विंक, आंख मारना। और इसी समय आंख फड़कना की इंग्लिश भी जान लीजिए, ट्विच, TWITCH। ट्विच का मतलब होता है आंख फड़कना। आइए अब इंट्रोगेटिव समझ लेते हैं। ये कौन से इंट्रोगेटिव हैं? सिंपल इंट्रोगेटिव हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, यानी यहाँ पर डिड से शुरू होंगे। इनका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है। तो ऑब्वियसली ये हिंदी में क्या से शुरू होते हैं? तो इसका स्ट्रक्चर है डिड, सब्जेक्ट, नॉट ऑप्शनल है,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। क्या तुमको खुजली हुई? तो अब क्या की इंग्लिश वॉट नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें हिंदी में नहीं इंग्लिश को इंग्लिश में समझना है। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे डिड। नाउ क्या है सब्जेक्ट हमारा? यू। तुम की इंग्लिश यू। वर्ब है खुजली होना, इसकी इंग्लिश होती है फील इची। और आपने देखा कि कोई सेकंड फॉर्म का चक्कर नहीं है, पास्ट सिंपल में डिड का ही बोलबाला है। डिड यू फील इची? क्या तुमको खुजली हुई? क्या उसने कपड़े इस्त्री किए? डिड। उसने की इंग्लिश ही। कपड़े इस्त्री करना, इसकी इंग्लिश होती है IRON, आयन। आयरन नहीं, जो लिखा है वही पढ़ना है, आयन। दी क्लोथ्स, डिड ही आयन दी क्लोथ्स। इसे आयरन पढ़ने की गलती मत कीजिएगा। हम सभी ने एवेंजर्स मूवी देखी होगी, उसमें एक कैरेक्टर है टोनी स्टार्क, और वो खुद को क्या कहता है? आयरन मैन। आयरन मैन, आयरन मैन नहीं कहता। तो इसका सही प्रोनाउंसिएशन है आयन दी क्लोथ्स। यहीं पर समझ लीजिए CLOTH, अगर ये क्लॉथ है तो इसका मतलब होता है बिना सिला कपड़ा। इस पर न कैंची चली है न सुई चली है। और जब इन पर कैंची चल जाती है, सुई चल जाती है, इनकी टेलरिंग हो जाती है, तो इनको क्लोथ्स कहते हैं, सिले सिलाए कपड़े। लेकिन अगर आपसे कोई कह रहा है क्लोथ योरसेल्फ, तो यहाँ पर ये नाउन नहीं है, वर्ब है। ये क्लॉथ नाउन है, बिना सिलाया कपड़ा। क्लोथ्स नाउन है, सिले सिलाए कपड़े। लेकिन ये क्लोथ योरसेल्फ में ये वर्ब है, इसका मतलब है कपड़े पहन लो। अब बात करेंगे डबल इंट्रोगेटिव की। ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड लेकर के आएंगे, क्या, क्यों, किसका, कैसे, कब, कहाँ। तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले आती है। तो क्वेश्चन वर्ड, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट ऑप्शनल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। यानी इस क्वेश्चन वर्ड के बाद बिल्कुल ऊपर वाला स्ट्रक्चर फॉलो होता है जो अभी आपने सीखा। तूने मेरे दोस्त के कानों में जहर क्यों घोला? तो क्यों की इंग्लिश सबसे पहले बनेगी। ये क्वेश्चन वर्ड इंग्लिश में कहते हैं इसे व्हाई। फिर आएगा डिड, फिर आएगा सब्जेक्ट यू, इसके बाद वर्ब आएगी, क्योंकि नॉट तो है नहीं। तो वर्ब है किसी के कानों में जहर घोलना। इसकी इंग्लिश होती है पॉइजन somebody's माइंड। अब जिसके भी दिमाग में जहर घोला जा रहा है या घोला गया है, उसे बीच में लिख देते हैं, पॉइजन और माइंड के बीच में। यानी यहां पर बनेगा वाई डिड यू पॉइजन माई फ्रेंड्स माइंड? तुमने मेरे दोस्त के कानों में जहर क्यों घोला? वाई डिड यू पॉइजन माई फ्रेंड्स माइंड? नेक्स्ट है वह ही करके क्यों हंसी? इस तरह का कोई गाना भी है ना, ही हौस देली, रिंकिया के पापा ही हौस देली। मुझे तो मनोज तिवारी जी याद आ गए। तो आइए सेंटेंस बनाते हैं, वह ही करके क्यों हंसी। क्यों की इंग्लिश वाई डिड शी। ही करके हंसना, इसकी इंग्लिश होती है गिगल। वाई डिड शी गिगल। अब ही करके हंसना की इंग्लिश सीख ली है, तो आइए और भी कई तरह की हंसी हैं, इनकी इंग्लिश भी जान लेते हैं। बाँछें खिल जाना, इसको इंग्लिश में कहते हैं बीम। फटफटिया हंसी, शक्ल, अट्टहास। ये जो हिंदू देवी देवताओं के सीरियल्स में राक्षस जिस तरह से हंसते हैं, या कोई बलवान किसी निर्बल के ऊपर हंसता है घमंड में, तो उस अट्टहास को इंग्लिश में कहते हैं गफॉ। बनावटी हंसी, इसे कहते हैं टिटर। टेढ़ी हंसी, टेढ़ी हंसी का मतलब है कोई आपको नीचा दिखाने के लिए हंस रहा है, तुच्छ समझकर हंस रहा है, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्मिर्क। खीसे काढ़ना, खीसे निपोरना, खीसे बघारना, इसकी इंग्लिश होती है ग्रिन। और हंसते हंसते जान निकलने लगे, बिल्कुल कोई लोटपोट हो जाए, तो इसे बोलते हैं डाई लाफिंग।
नेक्स्ट है हमारा बॉक्स 3। बॉक्स 3 का मतलब है फ्यूचर सिंपल। इसमें हमें क्या याद रखना है? हेल्पिंग वर्ब विल शैल और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। पहचान इसकी है वर्ब के लास्ट में गा गे गी लगा रहता है, यानी वर्ब का जो कंप्लीशन है वो फ्यूचर में होगा। इसीलिए कुछ विद्वान इसे टेंस ही नहीं मानते कि जब वर्ब का कंप्लीशन ही नहीं हो रहा है तो किस बात का टेंस। लेकिन हमें विवादों से बचते बचाते हुए अपनी स्पीकिंग पे ध्यान देना है। तो आइए पॉजिटिव देखते हैं। सब्जेक्ट विल शैल का चक्कर खत्म। स्पोकन इंग्लिश में शैल आता ही नहीं है, हर जगह विल लगाइए, खुली छूट है आपको। सब्जेक्ट विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। वह हींग खरीदेगा। सब्जेक्ट क्या है? ही। अब ही के बाद हींग के चक्कर में मत पड़िए, विल लगाइए, ही विल। वर्ब है खरीदना, BUY। जब कोई महंगी चीज खरीदते हैं, बड़ी चीज खरीदते हैं तो परचेज आता है। बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप बाई या परचेज अपनी चॉइस से लगा सकते हो। ही विल बाई। हींग की इंग्लिश क्या होती है? असा फटीडा, असा फटीडा। नेक्स्ट है वह सुलग कर चाय पिएगा। जिन लोगों ने डे 3 वाला सेशन देखा है उन्हें तो समझ आ गया होगा, क्योंकि उस डे 3 में सिर्फ और सिर्फ टेबल एटिकेट्स की बात हुई थी और 5 स्टार होटल में एंट्री से लेकर एग्जिट तक जो भी सारे मैनर्स फॉलो करने हैं वो सब बताए गए थे। जिन्होंने नहीं देखा है वो ज़रूर देखें। वह सुलग कर चाय पिएगा, ही विल। सुलग कर चाय पिएगा, स्लर्व द टी। वह सुलग कर चाय पिएगा, he will slurp the tea, यानी slurp anything। सुलग कर कुछ भी पी रहे हैं तो slurp के बाद उस चीज का नाम आ जाएगा। he will slurp the tea। नेक्स्ट है नेगेटिव। सब्जेक्ट will के तुरंत बाद नॉट लगा दीजिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। और इसी समय आपको एक राज की बात बता देता हूँ, ये जो नॉट है ये विल के बाद नहीं आया है, वर्ब के पहले आया है। इंट्रोगेटिव में आप देखेंगे विल बाहर चला जाएगा, नॉट यहीं रह जाएगा, क्योंकि मैंने अभी अभी क्या बताया, ये जो नॉट है विल के बाद नहीं आया है, वर्ब के पहले आया है। वह भौहें नहीं उचकाएगा, ही विल नॉट। कोई भी चीज उचकाना हो तो उसके लिए इंग्लिश होती है रेज। चाहे पंजे उचकाइए, चाहे कंधे उचकाइए, चाहे भौहें उचकाइए। तो ही विल नॉट रेज आईब्रोज। वह भौहें नहीं उचकाएगा। मैं नहीं खांसूंगा, आई विल नॉट कफ। मैं नहीं खांसूंगा, खांसना की इंग्लिश कफ। सूखी खांसी को इंग्लिश में कहते हैं हैकिंग कफ। काली खांसी को इंग्लिश में कहते हैं वूपिंग कफ। खराश को इंग्लिश में कहते हैं सोर थ्रोट। बहुत से लोगों से कहा जाता है चलिए गाना सुनाइए, तो वो कहते हैं गले में थोड़ी खराश है, तो खराश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सोर थ्रोट। अब देखिए भौहें उचकाना की इंग्लिश तो रेज आईब्रोज सीख लिया था, लेकिन कुछ लोग बड़े टैलेंटेड होते हैं, एक एक करके दोनों भौहें अलग अलग उचका लेते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं विगल। भौहें सिकोड़ना, ऐसा अक्सर लोग गुस्से में करते हैं, क्रोध में करते हैं। फ्राउन, किसी को तुच्छ भावना से देखना। स्नीयर एट समबडी, ऊंघना, औंघाना, डोज ऑफ या फिर नॉड ऑफ। केवल जान पहचान है अगर किसी से तो इसे कहते हैं नॉडिंग अक्वाइंटेंस। भिन भिनाना, मिनमिनाना गुस्से में। जैसे कभी कभी रिश्तेदार आ जाते हैं और उनके सामने का नाश्ता घर के ही बच्चे खा जाते हैं, तो जो मम्मियां हैं वो भिन भिनाती हैं, जो उन्हें तो मेहमानों को भी बताती हूँ। तो इस भिन भिनाना, मिनमिनाना को इंग्लिश में कहते हैं स्काउल एट समबडी। किसी को गुस्से से घूरना, ग्लेयर एट समबडी। किसी की सुंदरता को निहारना, देखते ही रह जाना, गेज एट समबडी। आंखें बंद होने पर चुपके से देखना,
अक्सर लोग कहते हैं आंखें बंद करो सरप्राइज देंगे, तो सामने वाला आंखें बंद करके चुपके से देखने लगता है। पीक एट समबडी या पीक एट समथिंग, किसी इंसान को देख रहे हैं तो पीक एट समबडी, किसी चीज को देख रहे हैं तो पीक एट समथिंग। नजर न आने पर यानी बिल्कुल उसी में घुसे जा रहे हैं। पियर इनटू समथिंग, और अमरीश पुरी की तरह आंखें फाड़ कर देखना, यानी आंखें इतनी निकल आती हैं ऐसे लगता है गिर जाएंगी अभी, तो इसे बोलते हैं गॉगल एट समबडी या गॉगल एट समथिंग। देखिए ये समबडी या समथिंग आप अपने हिसाब से लगाएंगे। किसी चीज को देख रहे हैं तो समथिंग, किसी व्यक्ति विशेष को देख रहे हैं तो समबडी। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव। कौन सा इंट्रोगेटिव? सिंपल इंट्रोगेटिव जिनका जवाब हाँ या ना में हो सकता है। ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। फ्यूचर सिंपल का हेल्पिंग वर्ब है विल, फिर है सब्जेक्ट, नॉट ऑप्शनल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। क्या वह तुम पर नजर रखेगा? विल, सब्जेक्ट क्या है? ही, नॉट नहीं आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं वर्ब है क्या। किसी पर नजर रखना, इसकी इंग्लिश होती है हैव या कीप एन आई ऑन समबडी या समथिंग। किसी इंसान पर नजर रख रहे हैं तो हैव एन आई ऑन समबडी या कीप एन आई ऑन समबडी। किसी चीज पर नजर रख रहे हैं तो हैव एन आई ऑन समथिंग, कीप एन आई ऑन समथिंग। तो यहां पर हमारा सेंटेंस बनेगा विल ही कीप एन आई ऑन यू। विल ही कीप एन आई ऑन यू, क्या वह तुम पर नजर रखेगा। नेक्स्ट है क्या वह बाहर झांकेगा। विल ही, बाहर झांकना। पीप आउटसाइड, तो झांकना के लिए पीप वर्ड यूज होता है, लेकिन अगर किसी चीज से होकर झांक रहे हैं, खिड़की से होकर झांक रहे हैं तो पीप थ्रू समथिंग। किसी चीज से होकर के झांकना की इंग्लिश होती है पीप थ्रू समथिंग। जैसे आपको बोलना है खिड़की से क्यों झांक रहे हो, वाई आर यू पीपिंग थ्रू द विंडो। नेक्स्ट है डबल इंट्रोगेटिव। ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा और बाकी पूरा स्ट्रक्चर सिंपल इंट्रोगेटिव के जैसा होगा। क्वेश्चन वर्ड विल, सब्जेक्ट, नॉट ऑप्शनल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। वह आटा क्यों नहीं गूंथेगा। वाई, क्योंकि इंग्लिश वाई, यही हमारा क्वेश्चन वर्ड है। वाई विल ही नॉट। आटा गूंथना की इंग्लिश होती है नीड, KNEAD। द FLOUR, आटा की इंग्लिश फ्लोर बिल्कुल नहीं होती, इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्लॉ। वाई विल ही नॉट नीड द फ्लॉ, क्योंकि फ्लोर FLOOR होता है और इसको कहते हैं फर्श। जैसा कि नेक्स्ट सेंटेंस में होने वाला है, तुम पोंछा क्यों नहीं लगाओगे। वाई विल यू नॉट, और पोछा लगाना की इंग्लिश होती है मॉप द फ्लोर, और इसका सेंटेंस बनेगा वाई विल यू नॉट मॉप द फ्लोर। वाई विल यू नॉट मॉप द फ्लोर, तो वह आटा क्यों नहीं गूंथेगा। वाई विल ही नॉट नीड द फ्लोर, तुम पोछा क्यों नहीं लगाओगे। वाई विल यू नॉट मॉप द फ्लोर। तो इस तरह से आज आपने 2 बॉक्सेस पूरे कर लिए। बॉक्स 2 पास्ट सिंपल, बॉक्स 3 फ्यूचर सिंपल। इस तरह से आपका पूरा इंडेफिनिट टेंस खत्म हो चुका है। और ये बात मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूं कि हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का ध्यान रखना है, और तीनों सिंपल टेंसेस की यानी प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, इनकी हेल्पिंग वर्ब पे अगर गौर करें तो उसकी हेल्पिंग वर्ब डू डज, फिर पास्ट सिंपल की डिड और फ्यूचर सिंपल की विल, और मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में छेड़छाड़ कब होगी, जब डू डज नहीं आएगा या डिड नहीं आएगा। और कहीं जाइएगा नहीं,
आपके इस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार बनाने के लिए हमने एक और नया सेगमेंट ऐड किया है, मॉडल सेंटेंसेस। मॉडल सेंटेंसेस करके हम इस क्लास को वाइंड अप करेंगे। मॉडल सेंटेंस का मतलब होता है कि वो सेंटेंस तो आप सीखेंगे ही, उसी सेंटेंस को अपने हिसाब से एडिट करके आप दूसरी सिचुएशंस में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस है, डोंट शो ऑफ योर एरुडिशन। एरुडिशन का मतलब होता है पंडिताई, यानी विद्वता, यानी कि ज्ञान। यानी अगर किसी से कहना है ज्यादा अपने ज्ञान का बखान न करो, अपनी पंडिताई का दिखावा मत करो, तो इसको बोलेंगे डोंट शो ऑफ योर एरुडिशन। अब अगर आपको बोलना है अपनी दौलत का दिखावा मत करो, तो डोंट शो ऑफ योर वेल्थ। शो ऑफ का मतलब होता है दिखावा करना। नेक्स्ट है, वाई आर यू पुशिंग एंड एल्बोइंग। पुशिंग एंड एल्बोइंग का मतलब होता है धक्का मुक्की। तुम धक्का मुक्की क्यों कर रहे हो? वाई आर यू पुशिंग एंड एल्बोइंग। नेक्स्ट है, वी हैड एन ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन का मतलब होता है तू तू मैं मैं, यानी हमारी तू तू मैं मैं हो गई। इसको इंग्लिश में कहते हैं वी हैड एन ऑल्टरकेशन। माई वाइफ इज एट हर पेरेंटल होम इन लॉज हाउस। मेरी पत्नी मायके में है, पेरेंटल होम इन लॉज हाउस ससुराल में है। अब देखिए अंग्रेज लोग कितने चालू थे। मायका है तो वहां पर होम लगा दिया है, ससुराल है तो हाउस लगा दिया है, क्योंकि होम में अपनेपन की फीलिंग ज्यादा होती है। लेकिन जितने चालू अंग्रेज थे उतनी ही चालू ये लैंग्वेज भी है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल रखती ही नहीं है। आप यहाँ पर होम की जगह हाउस भी लगा सकते हो, हाउस की जगह होम भी लगा सकते हो। नेक्स्ट है, इफ माई मेमोरी। इसको मेमोरी नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? मेमोरी। मेमोरी भी नहीं पढ़ना है। इफ माई मेमोरी सर्व्स मी राइट। अगर मेरी याददाश्त सही है, अगर मेरी याददाश्त ठीक से काम कर रही है। योर नेम इज कुणाल। तो तुम्हारा नाम कुणाल है। यहाँ पर तो के लिए आया है कॉमा। तो की इंग्लिश देन होती है, लेकिन हमेशा देन नहीं आता। इफ माई मेमोरी सर्व्स मी राइट, योर नेम इज कुणाल। अगर मेरी याददाश्त ठीक से काम कर रही है तो तुम्हारा नाम कुणाल है। इट वॉज अ प्रीमैच्योर डेथ। समय से पहले मौत हो जाए, समय से पहले बच्चा हो जाए, समय से पहले बच्चे का जन्म हो जाए, तो इंग्लिश में बोलते हैं इट वॉज अ प्रीमैच्योर डेथ, इट वॉज अ प्रीमैच्योर बेबी, इट वॉज अ प्रीमैच्योर बर्थ। नेक्स्ट है, इट्स डे लाइट रॉबरी। ये दिन दहाड़े लूट है। इट्स डे लाइट रॉबरी। नेक्स्ट है, ही इज अ रफ डायमंड। रफ डायमंड का मतलब ही होता है गैर तराशा हीरा, लेकिन किसी व्यक्ति के संदर्भ में इसका मतलब होता है कि आदमी तो टैलेंटेड है लेकिन उसकी प्रतिभा उभर कर सामने नहीं आ रही है। ही इज अ रफ डायमंड। नेक्स्ट है, डैम इट, आई डोंट गिव अ डैम। इन दोनों का एक ही मतलब होता है मेरी बला से, यानी मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता मेरी बला से। इसकी इंग्लिश है डैम इट, आई डोंट गिव अ डैम। नेक्स्ट है, मैरिज बिजनेस कॉस्ट्स अ ग्रेट डील ऑफ मनी। यानी शादी ब्याह में, व्यापार में बड़ा पैसा खर्च हो जाता है। ये बात आप कहना चाहते हैं तो बोलेंगे मैरिज या बिजनेस कॉस्ट्स अ ग्रेट डील ऑफ मनी। लेकिन अब मैरिज या बिजनेस के अलावा आप बताना चाहते हैं कि किसी चीज में बड़ा पैसा खर्च हो जाता है, तो आप उसे बोल सकते हैं हैविंग अ गर्लफ्रेंड कॉस्ट्स अ ग्रेट डील ऑफ मनी। या फिर अगर घूमने घामने में बड़ा पैसा खर्च होता है तो आप बोल सकते हो मेकिंग ट्रिप्स कॉस्ट्स अ ग्रेट डील ऑफ मनी। तो आप अपने हिसाब से इन सेंटेंसेस को चेंज करके भी बोल सकते हो। इन सेंटेंसेस को कहते हैं मॉडल सेंटेंसेस, और जितने भी ट्रेंडी मॉडल सेंटेंसेस हैं वो सब मैं आपको कराऊंगा। तो इसी तरह से आज की क्लास में वाइंड अप करूंगा एंड आई होप कि आप इस कोर्स को एंजॉय कर रहे हो। और एक गुड न्यूज़ भी है आप सबके लिए,
और वो गुड न्यूज़ ये है कि बहुत जल्द हम रिटन एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए अलग से एक इंग्लिश सीरीज़ लॉन्च कर रहे हैं। ये आइडिया मुझे हरिओम क्लासेस से मिला। हरिओम क्लासेस एक बड़ा ही प्रतिष्ठित संस्थान है। इसके डायरेक्टर मिस्टर हरिओम मिश्रा। इनसे हुई बातचीत में हम इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने वाला लड़का रिटन ही नहीं पास हुआ तो उसकी स्पीकिंग तो धरी की धरी रह जाएगी। तो आप स्पीकिंग भी करेंगे और अपना रिटन एग्ज़ाम भी पास करेंगे। और इस वीडियो के बाद अगला वीडियो रिटन इंग्लिश प्रिपरेशन पर ही बेस्ड होगा। तो मिलते हैं आप सबसे हमारी नई सीरीज़ में, और ये सीरीज़ भी कंटिन्यू रहेगी और आप दोनों सीरीज़ एंजॉय करेंगे। इट्स माई प्रॉमिस। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड डू शेयर इफ़ यू केयर।